ओके एवरीवन, सो अब हम बात करेंगे परचेज कंसिडरेशन के बारे में। पिछली क्लिप के अंदर हमने मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आपको कराया। बारी आ चुकी है पीसी की, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। भाई कैलकुलेशन तो बाद में सीखेंगे, पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन होती क्या है। सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कोई चीज खरीदने के बदले में की जाने वाली पेमेंट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। दिस इज वेरी सिंपल। आप कोई भी चीज अपने आसपास देख लो, आप कोई भी चीज खरीद के लाए हो तो उसके बदले में आपने पेमेंट करी होगी ना। दैट पेमेंट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। मेरे सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये लैपटॉप मैंने खरीदा, इसके बदले में जो मैंने पेमेंट करी 40-50,000 जो भी है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। आपने कपड़े पहन रखे हैं, ऑफ कोर्स पहने रखे होंगे, तो उसके बदले में जो आपने कपड़े खरीदे, उसके बदले में जो आपने पेमेंट करी है, दैट इज कॉल्ड परचेज, यानी खरीदने के बदले में कंसिडरेशन यानी पेमेंट करना, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। सर इसे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ती है अमेलगमेशन के केस में? आओ जरा बताते हैं आपको फ्रेंड्स। ये देखो जरा, पहले अमेलगमेशन की बात कर लेते हैं। ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू सी लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। इसे अमेलगमेशन कहते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ए लिमिटेड की सेपरेट एंटिटी खत्म हो जाती है, वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज सी लिमिटेड के हवाले कर देती है। बिल्कुल, बी लिमिटेड की भी सेपरेट एंटिटी खत्म हो जाती है, वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज सी लिमिटेड के हवाले कर देती है। तो यार एक बात बताओ, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने अपने एसेट्स सी लिमिटेड के हवाले कर दिए, चलो कुछ लायबिलिटीज भी दी, पर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो नेट एसेट्स ए और बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को दे दिए। तो उसके शेयर होल्डर्स को बदले में पेमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को सी लिमिटेड से बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। उसी को परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। सी लिमिटेड ने ए और बी के जो नेट एसेट्स खरीद लिए, उसके बदले में सी लिमिटेड जो पेमेंट करेगी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये अमेलगमेशन में भी उसमें अब अब्जॉर्प्शन में भी लग सकता है ये केस। लेट से ये x लिमिटेड है, y लिमिटेड है, दोनों ने मिलके y लिमिटेड की एंटिटी को बरकरार रखा, x लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया गया y लिमिटेड के द्वारा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो आप बताइए, y लिमिटेड ने x लिमिटेड के नेट एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, तो बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी सर। दैट पेमेंट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है। ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी जहां पर आती है, वो पुरानी कंपनी को एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहां पर भी परचेज कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब सवाल ये उठता है कि आपको इसे कैलकुलेट कैसे करना है। परचेज कंसिडरेशन तो आपको पता चल गया, यू हैव टू कैलकुलेट इट। आओ जरा फ्रेंड्स थोड़ा सा समझते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा अपने पास, ध्यान से चीज़ों को सुनते रहिएगा, और कुछ एक एग्जाम्पल भी बीच बीच में आते रहेंगे। वो एग्जाम्पल्स आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चीज़ों को, एंड यू विल फाइंड कि इन द एंड परचेज कंसिडरेशन जो है वो ऑलमोस्ट अपने पास फिनिश हो चुका होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी केवल। ठीक है सर, लेट्स से this is X limited and it is being taken over by Y limited. Y limited ने एब्जॉर्ब कर लिया X limited को, एब्जॉर्प्शन का केस है। ठीक है जी, तो X limited के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को Y limited ने ले लिया, बदले में Y limited X limited को परचेज कंसिडरेशन पे करेगी। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चन में ही लिखा है, लेट्स से क्वेश्चन में ही गिवन है that Y Limited is going to pay 5 lakh rupees as purchase consideration to X Limited। यानी Y लिमिटेड ने X लिमिटेड के जो नेट एसेट्स टेक ओवर कर लिए, उसके बदले में Y लिमिटेड X लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 5 लाख रुपए देगी। इफ दिस इज गिवन इन क्वेश्चन देन नो नीड टू कैलकुलेट, फिर तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन ने दे दिया तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होगा नहीं।
क्वेश्चन में ये अमाउंट आपको गिवन नहीं होगा, यू हैव टू कैलकुलेट। तो अगर आपको ये अमाउंट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ एक मेथड्स हो सकते हैं, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इफ दिस इज गिवन इन क्वेश्चन देन नो नीड टू कैलकुलेट। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स देन पीसी हैव टू बी कैलकुलेटेड। आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है, मैं ही लिख करके चल रहा हूं, बस आपको सुनते हुए जाना है, एंड में नोट्स पढ़ लेंगे और काम खत्म। यू जस्ट हैव टू लिसन हियर। चलो ठीक है, अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो भाई कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, सुनो जरा जी। ये एक्स लिमिटेड है, इसकी बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं टी शेप में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लेट से इसके नॉन करंट एसेट्स हैं यहाँ पर 5 लाख रुपीज के, और करंट एसेट्स हैं 4 लाख रुपीज के। टोटल हो गया जी 9 लाख रुपीज। कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल है, कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और कुछ करंट लायबिलिटीज हैं, राइट। तो मैं बताता हूं अमाउंट आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट गायब है, दिस इज नॉट नोन टू यू। ओके, अच्छा जी। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? नॉन करंट लायबिलिटी इज वर्थ रुपीज 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज वर्थ रुपीज 1 लाख। भाई टोटल तो यहां का भी 9 लाख आएगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताओ, कैन यू फाइंड आउट द फिगर ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? टोटल ही सही, क्या आप टोटल निकाल सकते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल कितना पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर, एक्स लिमिटेड के अंदर? हाँ सर, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताना जरा। सर बड़ा सिंपल है, ये टोटल एसेट्स है 9 लाख, इसमें से सर करंट लायबिलिटी 1 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, 4 लाख हटा दो। 5 + 4 9 - 3 - 1, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कंबाइंड अमाउंट निकल करके आ जाएगा, दैट इज 5 लाख। वेरी गुड। आई डोंट फील कि आपको डिफिकल्ट लगा होगा, बिकॉज प्लस माइनस है सिंपल। एसेट साइड का टोटल लगाओ, उसमें से एनसीएल और सीएल हटा दो तो पता चल जाएगा मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है। जितना पैसा मालिकों का एक्स लिमिटेड में लगा हुआ है उतना ही उन्हें वाई लिमिटेड से मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन, राइट सर। तो फ्रेंड्स एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया वाई लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड बीइंग टेकन ओवर बाय वाई लिमिटेड, एंड आपको पीसी निकालनी है, राइट। इस तरीके के डाटा से आपको पीसी निकालना है, तो ऑफ कोर्स यू कैन कैलकुलेट। पीसी का मतलब जो पैसा वाई लिमिटेड से मिलेगा एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्होंने अपने नेट एसेट्स नाम कर दिए, किसके नाम कर दिए? वाई लिमिटेड के। तो नेट एसेट्स की वैल्यू देख लो यार कितनी है, नेट एसेट्स की वैल्यू देख लो कितनी है, आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना उन्होंने अपना सामान जो है वो वाई लिमिटेड को दे दिया, उतने पैसे मिल जाएंगे एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। कितना सामान दे दिया एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को? सर उन्होंने अपने नॉन करंट एसेट दे दिए 5 लाख के, उन्होंने करंट एसेट दे दिए 4 लाख के, 9 लाख रुपए का अपना सामान एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर ने वाई लिमिटेड को दे दिया, तो वाई से उन्हें 9 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन वाई लिमिटेड वाले कह रहे हैं अरे सुनो सुनो, 9 लाख रुपए कैसे दे दें भाई तुम्हें, तुम्हारी कुछ लायबिलिटीज भी तो हमने अपने सिर पे ले ली है ना। तुम्हारे 3 लाख की लायबिलिटी अब हम चुकाएंगे, तुम्हारे 1 लाख की करंट लायबिलिटी हम चुकाएंगे, तो 4 लाख रुपए वो काटो, बचे हुए नेट जो है 5 लाख रुपीज वो वाई लिमिटेड देगी एक्स लिमिटेड को, दैट इज कॉल्ड पीसी। तो ये तो बड़ा आसान है, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सिंपल। ये पीसी निकालने का एक मेथड है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड नेट एसेट्स मेथड। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था कि क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड है, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, जिंदगी सीधी सीधी कहाँ चलती है, कठिनाइयां बहुत हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स है भाई, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए। दूसरा ये पॉइंट हो गया अपने पास कि आपको पीसी निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ नेट एसेट्स मेथड, दैट इज टोटल ऑफ एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो क्या फॉर्मूला बना जी? पीसी अगर हम निकालने जा रहे हैं बाय नेट एसेट्स मेथड, तो बताइए क्या फॉर्मूला बन रहा है? फॉर्मूला ये बन गया सर, एसेट्स टेकन ओवर, जो भी एक्स लिमिटेड ने एसेट्स टेक ओवर कर लिए, एनसीए और सीए 5 लाख और 4 लाख के, माइनस जो उन्होंने लायबिलिटीज अपने सिर पे ले ली वाई लिमिटेड ने, माइनस लायबिलिटीज
टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं नेट एसेट्स मेथड को ही। मान लीजिए सपोज वाई लिमिटेड वाले कह रहे हैं कि यार तुम्हारे जो ये नॉन करंट एसेट है ना, ये तुमने लिख रखा है अपनी बुक में 5 लाख का, लेकिन मार्केट में हमने पता किया ये तो जस्ट 4 लाख रुपए की वर्थ है इसकी, तो हम तो भाई 4 लाख के हिसाब से पेमेंट देंगे, हम 5 लाख रुपए क्यों दें तुम्हें? तुम्हें एक सिंपल सी बात बताओ, मैं ये बॉटल खरीद के लाया मार्केट से, ठीक है, बॉटल वाले ने मेरे से कहा ये 5,000 रुपए की है, मैं उसको 5,000 रुपए दे दूंगा क्या? मतलब जो वो बोले मैं मान लूंगा क्या? कोई मार्केट रेट नाम की भी कोई चीज होती है, कोई जेन्युइन रेट प्राइसिंग भी कुछ होती है यार। उनके कहने से क्या होता है, एक्स लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट में 5 लाख पे लिख रखा है, उन्होंने रिवैल्यू ही नहीं किया अपने नॉन करंट एसेट्स को, वो वैल्यू उनकी अपडेटेड ही नहीं है। इसीलिए वाई लिमिटेड ने चेक किया और पता किया कि यार ये तो केवल 4 लाख रुपए के हैं नॉन करंट एसेट मार्केट में, तो हम इसके बदले 5 लाख रुपए क्यों दें? सीधी सिंपल सी बात है। तो वाई लिमिटेड 4 लाख रुपए के हिसाब से ही पेमेंट करेगी। करंट एसेट्स लेट से सेम है, मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 4 लाख माइनस एनसीएल 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 1 लाख। तो इस केस में मित्रों पीसी निकल के आएगी 4 लाख रुपीस, यानी कुछ कम हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और बेहतर कर दूं, एसेट्स टेकन ओवर वो भी एट एग्रीड वैल्यूज, एट एग्रीड वैल्यूज। यानी फ्रेंड्स जितना एक्स लिमिटेड की बुक्स में लिखा हुआ है 5 लाख 4 लाख, वही उठा करके नहीं लिख देना है आपको। अगर उनके बीच में ये तय हुआ है, अगर वाई लिमिटेड ने ये एग्री किया है कि नहीं भैया हम 5 लाख की जगह 4 लाख देंगे बिकॉज 4 लाख इज द मार्केट वैल्यू, तो आपको 4 लाख ही लेना पड़ेगा। एग्रीड वैल्यू आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, तब जाके आप पीसी निकालेंगे। एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर भी आप लेकर के चलेंगे एट एग्रीड वैल्यूज। लाइबिलिटीज भी एग्रीड वैल्यूज पे हो सकती हैं, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे हम, वहां पर आपको पता चलेगी ये चीज। तो फ्रेंड्स कंप्लीट फॉर्मूला है एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यूज। ठीक है जी, ये हो गई एक बात अपने पास। अगला सवाल ये उठता है कि चलो हमने ये वाली पीसी पकड़ ली, 4 लाख पकड़ ली, उन्होंने एग्री किया था कि नॉन करंट एसेट को 4 लाख पे वैल्यू किया जाएगा, उस हिसाब से पीसी ले ली हमने 4 लाख। ये पीसी 4 लाख रुपए की वाई लिमिटेड सेटल कैसे करेगी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड? हाउ सेटलमेंट ऑफ पीसी विल बी मेड? पेमेंट कैसे की जाएगी? कैश दिया जाएगा, बैंक ट्रांसफर होगा, या कोई और तरीका होगा? सेटलमेंट का मतलब ये है, हाउ सेटलमेंट ऑफ पीसी विल बी मेड बाय वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड। देखिए बताना चाहूंगा आपको, 2 तरीके हैं, कैश एंड और शेयर्स। नगद भी दिया जा सकता है, शेयर्स भी दिए जा सकते हैं, दोनों भी दिए जा सकते हैं। कैश एज वेल एज शेयर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। बोले तो वाई लिमिटेड कहेगी एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर से कि भैया तुम कैश ले लो या फिर शेयर्स ले लो, आओ जरा एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स तुम आओ, तुम्हें वाई लिमिटेड में शेयर होल्डर बनाया जाता है, तुम्हें वाई लिमिटेड का मालिक बनाया जाता है। फ्रेंड्स ये ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, शेयर ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको पता है अमेलगमेशन का पर्पस क्या है, अमेलगमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेलगमेशन का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है साथ मिलकर के काम करना, कंपटीशन को काटना और आगे ग्रो करना, आगे की तरफ बढ़ना। तो शेयर होल्डर्स जो हैं एक्स लिमिटेड के, उन्होंने अपने एसेट्स इसलिए नहीं बेच दिए वाई लिमिटेड को कि उन्हें कोई प्रॉफिट कमाना था वहां से, नहीं, उन्हें वाई लिमिटेड के साथ मिलकर ही काम करना था। इसीलिए एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को वाई लिमिटेड में शेयर होल्डर बना दिया जाता है, जनरली यही होता है। और अगर एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को वाई लिमिटेड में भी शेयर होल्डर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाई लिमिटेड के शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे एक्स लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल ठीक बात है। तो वाई लिमिटेड ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में यही देखने को मिलेगा कि वाई लिमिटेड अपने शेयर्स देगी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड।
कैश भी देखने को मिलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत नॉमिनल अमाउंट, ज्यादा कैश देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि जो मेरे एक्स लिमिटेड के प्यारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और मेरे जो एक्स लिमिटेड के प्यारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें पीसी में दो चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो कैश मिल सकता है, शेयर्स मिल सकते हैं वाई लिमिटेड के। इक्विटी को भी कैश मिल सकता है और शेयर मिल सकते हैं। अब अगर कैश दिया जा रहा है तो डोंट वरी, इट विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन कि कितना शेयर दिया जा रहा है, पर शेयर कितना कैश दिया जा सॉरी कितना कैश दिया जा रहा है, पर शेयर कितना कैश दिया जा रहा है, ये गिवन होगा। अगर टोटल कैश गिवन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टोटल लिख देना। पर शेयर कैश गिवन है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। दैट वुड ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कैश। सवाल ये उठता है जब शेयर्स दिए जाएंगे परचेज कंसिडरेशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जाएं इक्विटी को और प्रेफरेंस को, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मित्रों। दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड। शेयर्स कितने दिए जाने हैं ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट कि भाई प्रेफरेंस को कितने शेयर देने और इक्विटी को कितने शेयर देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स इन पीसी। पहले बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड इन पीसी अगर हमें निकालने हैं तो उसके लिए एक तरीका है मित्रों, दैट इज कॉल्ड स्वैप रेशो। स्वैप रेशो गिवन होता है आपको क्वेश्चन में। सबसे पहला तरीका ये रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ परचेज कंसिडरेशन निकालने का, कि स्वैप रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन हो, वहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें। और कोई भी तरीका हो सकता है क्या सर? यस माय डियर फ्रेंड्स, और कोई भी तरीका हो सकता है जिसे कहते हैं एनी अदर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन एज पर द क्वेश्चन। अब इन दोनों को समझते हैं जरा एक एक करके। एनी अदर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। मैं स्वैप रेशो समझाने के लिए ना एक एग्जाम्पल का सहारा लेता हूँ। लेट मी टीच यू द स्वैप रेशो। मैं एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको, वहां से आपको स्वैप रेशो निकालना है। चलिए लिखते हैं जरा, गिव मी अ सेकेंड। ये लीजिए, ये अपने पास लेट से बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में है 2007% प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज ईच वाले 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और इस एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया वाई लिमिटेड ने। एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया वाई लिमिटेड ने। ओके सर, तो वाई लिमिटेड क्या करेगी? शेयर इशू करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन है आपके एग्जाम्पल में, भाई मैंने पहले ही कहा स्वैप रेशो गिवन इन क्वेश्चन, तो हमारे एग्जाम्पल में रेशो गिवन होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है वाई लिमिटेड इज इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 100 each in ratio of 3 shares for every 4 shares. This is called ratio. This is called swap ratio, my dear friends. क्या लिख दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि भैया वाई लिमिटेड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर थे एक्स लिमिटेड में, वाई लिमिटेड में भी 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे, लेकिन कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अलग रहेंगे, 2000 नहीं रहेंगे। क्या कह दिया गया कि भाई जो रेशियो रहेगा वो ये रहेगा, 3 शेयर्स दिए जाएंगे वाई लिमिटेड के अंदर, 3 प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड।
एक्स लिमिटेड के हर 4 शेयर के बदले वाई लिमिटेड में केवल 3 प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे। यानी मित्रों, अगर 4 शेयर के बदले 3 प्रेफरेंस शेयर दिए जाने हैं तो 2000 शेयर्स जो थे एक्स लिमिटेड में, उसके बदले टोटल कितने शेयर्स मिल जाएंगे आपको वाई लिमिटेड में? दिस इज कमिंग एज 1500 शेयर्स। कैसे निकाला हमने ये? हमने नीचे रखा नंबर ऑफ शेयर्स जितने एक्स लिमिटेड में थे, एक्स लिमिटेड के हर 4 शेयर के बदले। ऊपर क्या रखा? जितने शेयर्स वाई लिमिटेड में दिए जाएंगे, 3 शेयर्स, मल्टीप्लाई कर दी टोटल शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड से। इसका एक और तरीका बताता हूं। हर 4 के बदले 3 दिए जा रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ज्यादा शेयर्स के बदले, 4 शेयर्स के बदले कम शेयर्स, 3 शेयर दिए जा रहे हैं। तो 2000 जो टोटल है उसके बदले भी थोड़े कम शेयर्स ही दिए जाएंगे। तो अमाउंट जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 2000 से कम आना चाहिए। और 2000 से कम कब आएगा? जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड करोगे। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2000 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए ऊपर छोटी फिगर रखनी है 3, नीचे बड़ी फिगर रखनी है 4, ये आएगा 1500 शेयर्स। कुछ लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि सर 2000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड के बदले एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर केवल 1500 शेयर क्यों लेने के लिए तैयार हो जाएंगे वाई लिमिटेड के? बिकॉज फ्रेंड्स, वाई लिमिटेड इज अ बेटर कंपनी। वाई लिमिटेड के शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स ये देखिए ना, प्रेफरेंस का डिविडेंड रेट भी बढ़ा दिया उन्होंने। 7% एक्स लिमिटेड में था, उन्होंने वाई में 9% कर दिया। तो ये सब एडजस्टमेंट्स होती है, उनमें घुसना आपका काम नहीं है। दे आर रेडी, देन यू जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, राइट, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है सर, ये हो गई जी स्वैप रेशो गिवन की बात। एनी अदर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, इसे नहीं समझ सकते फ्रेंड्स हम, बिकॉज ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी। ये किसी भी क्वेश्चन में कोई अपनी अलग बात लिखी हुई हो सकती है, वो तो भाई हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही देख करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आप बाद में क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम जान ना खाओ कि सर आपने तो बताया था केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए स्वैप रेशो गिवन होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे तो स्वैप रेशो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और काम करना पड़ रहा है हमें। तो यार मेहनत आपको वहां पे करनी पड़ेगी अलग से, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं। कोई और इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हर बार स्वैप रेशो गिवन हो। क्वेश्चन में कुछ और ही बात कह रखी हो जिसे मैं अभी नहीं लिखवा सकता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही डिपेंड करेगी। तो जब सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिकल्स, उसको तभी देख लेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो आइए जरा एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं कि हम हैं कहां पर। पीसी निकालते टाइम अगर वाई लिमिटेड द्वारा शेयर्स दिए जा रहे हैं टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। प्रेफरेंस के लिए कैसे निकालते हैं भाई, कितने शेयर दिए जाएं? 2 तरीके, स्वैप रेशो गिवन समझा दिया आपको, एनी अदर स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में देख करके चलेंगे। अब देखते हैं कि भैया जब वाई लिमिटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड को अपने शेयर्स देगी तो कितने शेयर्स दे सकती है, ये कैसे निकालेंगे। अब बात आ जाती है जी इक्विटी शेयर होल्डर्स की माय डियर फ्रेंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड इन पीसी, वो देख करके चलते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, प्लीज राइट। अच्छा एक सेकंड। इसमें एक तो हो सकता है आपके पास स्वैप रेशो गिवन हो क्वेश्चन में। अगर स्वैप रेशो गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेल इन गुड। स्वैप रेशो तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ गए आपके साथ। तो अगर इक्विटी का भी स्वैप रेशो गिवन है तो उसमें भी हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे स्वैप रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा। लेकिन इक्विटी के लिए शेयर्स निकालने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिवन हो सकती है। स्वैप रेशो की जगह क्वेश्चन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे सकता है। सर ये क्या चीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? आइए जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्लीज राइट एग्जांपल। एग्जांपल, ये बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की। इसमें है लेट से 7,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और 75 लाख की हो गई जी अपनी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, 75 लाख की।
क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर। एक्स लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है 20 रुपए और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड शेयर। वाई लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है 30 रुपए, राइट। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स to be allotted by Y Limited if Y Limited takes over X Limited। अगर Y Limited टेक ओवर कर ले X Limited को, ये निकालना है जी आपको। तो पता है इस केस में आप कैसे निकालेंगे? सुनो, यहां पर पता है क्या हो रहा है। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एक शेयर की वो मार्केट वैल्यू जैसी ही होती है, बस में फर्क ये होता है कि इसको इन्वेस्टर्स कैलकुलेट करते हैं खुद। वो देखते हैं कि भाई एक शेयर की क्या एक्चुअल वैल्यू है। ये जो आपको एक्स लिमिटेड दिख रही है ना, एक्स लिमिटेड में @10 ईच, ये तो फेस वैल्यू है, ये तो फेस वैल्यू है। लेकिन वाई लिमिटेड अगर एक्स लिमिटेड को खरीद रही है, वाई लिमिटेड अगर इन्वेस्ट कर रही है एक्स लिमिटेड के अंदर, तो वो उसके एक शेयर की वैल्यू खुद कैलकुलेट करेगी कि भाई हम देख लेते हैं कि फेस वैल्यू हटाएं, एक्चुअल वैल्यू क्या है एक शेयर की, वैल्यूएशन करेगी वाई लिमिटेड, और वहां पे एक शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी और फिर उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। क्यों, मैं बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से सुनो। वाई लिमिटेड ने कहा कि भाई एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स, तुम्हारे पास 7.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें 7.5 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं दे सकते वाई लिमिटेड के अंदर, बिकॉज तुम्हारे एक शेयर की वैल्यू केवल 20 रुपए है और हमारा शेयर महंगा है, हमारे एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए है। तो हाउ कैन द सेम नंबर ऑफ शेयर्स बी अलॉटेड? दिस इज नॉट राइट। उनका एक शेयर 20 का है, तुम्हारा एक शेयर 30 का है, तो उनके 20 रुपए के जितने शेयर्स थे 7.5 लाख, उसके बदले में तुम अपने 30 रुपए वाले भी 7.5 लाख शेयर ही दोगे। दैट इज रॉन्ग, वो तो गलत हो जाएगा। भाई तुम्हारा शेयर महंगा है ना, तो तुम्हें थोड़े कम शेयर देने चाहिए। यस सर। अब यार, तुम्हें किसी को 200 रुपए पे करने हैं, 200 नहीं, मैं कहता हूं 300 रुपए पे करने हैं, और 20-20 के नोट हैं, तो 15 नोट देने पड़ेंगे। और अगर 30 रुपए का, हालांकि होता नहीं है, अगर 30 रुपए का नोट है तो 10 देने पड़ेंगे, या 30-30 वाले भी 15 नोट ही दोगे, फिर तो 450 पहुंच जाएंगे ना उसके पास। दैट वुड बी रॉन्ग। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसीलिए एक्स लिमिटेड क्या, वाई लिमिटेड क्या करती है, वो कहती है सुनो भाई, तुम्हारे पास एक्स लिमिटेड वालों 7.5 लाख इक्विटी शेयर है और तुम्हारे एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपए है। इस हिसाब से तुम्हारे शेयर्स की जो टोटल वैल्यू बनती है वो बनती है 7,50,000 इंटू 20, बोले तो 15 लाख रुपए। 7,50,000 नहीं, बोले तो 1,50,00,000, 1,50,00,000, ठीक है। और हम देंगे तुम्हें 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से, डिवाइड कर दो 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स। यानी पिछली बार स्वैप रेशियो गिवन था आपको, वो एक सिंपल रेशियो है, 3 के बदले 4, आप उसको कर 4 के बदले 3, आप इंटू 3/4 कर देना। लेकिन यहां पर एक और बेस भी अपनाया जा सकता है शेयर्स निकालने के लिए। इक्विटी के केस में एक और बेस भी अपनाया जा सकता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। कह रहे तुम्हारे 7.5 लाख इंटू 20 बनते भाई तुम्हारे शेयर्स, टोटल 15 लाख की वैल्यू है तुम्हारे शेयर्स की, ठीक है। तो हमें तुम्हें 15 लाख रुपए देने हैं शेयर्स की फॉर्म में, तो हमारा एक शेयर 30 रुपए का है, 5 लाख शेयर्स हमसे ले जाओ, 5 लाख इंटू 30 हो गए आपके 1,50,00,000, ठीक है सर। यानी आपको क्या करना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन के केस में, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है एक्स लिमिटेड के शेयर की, उसको ऊपर रखना, मल्टीप्लाई करना, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वाई लिमिटेड के शेयर की, जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसके शेयर्स की जो आईवी है, उसे डिनोमिनेटर में रखना है, उससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल करके आ जाएंगे आपके 5 लाख। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो हमारा मेथड था सेकंड नंबर वाला, इसे हम कहते हैं नेट
एसेट्स मेथड, ये पीसी निकालने का नेट एसेट्स मेथड कहलाता है। और जब हमें इस मेथड से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं खुद, दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। जब हमें ये निकालना पड़ता है कि भाई हम प्रेफरेंस को कितने शेयर दें, इक्विटी को कितने शेयर दें, दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, यानी कि पीसी। अब चलते हैं जरा नोट्स की तरफ। नाउ प्लीज कम ऑन द नोट्स। हाउ टू कैलकुलेट पीसी। पीसी का मतलब होता है प्राइस पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी, यानी वाई लिमिटेड, फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ अदर कंपनी, यानी एक्स लिमिटेड। इट ओनली इंक्लूड्स कंसिडरेशन टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। पीसी केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए निकालते हैं, यानी पीसी केवल मालिकों के लिए निकालेंगे। यार सामान तुमने मालिकों से खरीदा है ना, तो पैसे किसे दोगे, मालिकों को ही तो दोगे। तो पीसी मालिकों के लिए निकाली जाती है, ना कि लायबिलिटीज के लिए। पीसी इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पीसी निकालने के फॉलोइंग कैन बी दी मेथड्स, ये मेथड्स हो सकते हैं। If lump sum amount is given in question, then there is no need to calculate PC by any method। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फिर तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ेंगे क्वेश्चन के और आगे चल देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें यूज करना पड़ेगा या तो नेट पेमेंट मेथड या फिर नेट एसेट्स मेथड। पहले कौन सा यूज करना है फ्रेंड्स? पहले आप देखिए नेट पेमेंट मेथड लग जाए, कोशिश कीजिए। लेकिन अगर इस हिसाब से डाटा गिवन नहीं है, नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से, ना क्वेश्चन में स्वैप रेशो गिवन है, ना इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है, फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस पे लगाना पड़ेगा नेट एसेट्स मेथड। समझाते वक्त मैंने नेट एसेट मेथड पहले समझाया, नेट पेमेंट मेथड बाद में समझाया, लेकिन अप्लाई करते वक्त यू विल फाइंड कि पहले नेट पेमेंट मेथड का डाटा ढूंढो क्वेश्चन में। इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह अगर आपको गिवन है, वहां पर स्वैप रेशो गिवन है, तो उस हिसाब से काम करो। नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू, स्वैप रेशो, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आपको नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस इज नेट पेमेंट मेथड, सेकंड प्रेफरेंस इज नेट एसेट्स मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या करते हैं हम, जो भी पेमेंट करनी है इक्विटी शेयर होल्डर को कैश की फॉर्म में और नंबर ऑफ शेयर्स की फॉर्म में, वो इंडिविजुअली निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। अभी हमने निकाला ना, ये देखो नेट पेमेंट मेथड में हमने इक्विटी के लिए अलग कैलकुलेशन करी और हमने प्रेफरेंस के लिए अलग कैलकुलेशन करी। दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। अच्छा, देयर आफ्टर क्या लिखा हुआ है? अरे चल भाई, देयर आफ्टर पेमेंट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और शेयर्स। कैश भी दिया जा सकता है और शेयर्स भी दिए जा सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए या तो स्वैप रेशो गिवन होगा माय डियर फ्रेंड्स, या इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन होगी। फॉर इक्विटी शेयर्स, फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कितने देने ये निकालने के लिए, क्या ओनली स्वैप रेशो कैन बी यूज्ड। और कोई और अगर इंफॉर्मेशन हो तो बात अलग ही है, फिर वो नोट्स में नहीं लिख सकते हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यानी मित्रों, प्रेफरेंस को कितने शेयर देने उसके लिए एक मेथड है स्वैप रेशो, या फिर क्वेश्चन जो कहे इक्विटी को कितने शेयर्स देने उसके लिए दो मेथड है, या तो स्वैप रेशो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। Intrinsic values cannot be used to calculate number of shares to be allotted to preference shareholders। Intrinsic value केवल इक्विटी के लिए यूज करके चल सकते हैं। ओके जी, और अगर कोई भी चीज गिवन नहीं है, ना आपको स्वैप रेशो गिवन, ना इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन, तो आपने जैसे निकाला था शुरू में, एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू कर देना, आपकी पीसी निकल करके आ जाएगी। दिस इज द डिस्कशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन माय डियर फ्रेंड्स। अब सवाल उठता है कि सर इस पे क्वेश्चंस कैसे कराओगे? क्वेश्चन कराएंगे स्टडी मटेरियल से, 4 इलस्ट्रेशन है अपने पास स्टार्टिंग में, चारों कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट क्लिप के अंदर हम 4 इलस्ट्रेशन आपको पीसी पर कराएंगे, तब तक ये चीज़ आप रिवाइज कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट हो पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेना आप मेरे को।